दोस्तों अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, डीएसबी, कैट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश ग्रामर को सीखना है, कम समय में कंपाइल करना है, जीरो से आपको ग्रामर को सीखना है, समझना और पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कैसे आपको इंग्लिश ग्रामर को सीखना है, कैसे ग्रामर का डर खत्म करना है, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए, कैसे ग्रामर इजी बन जाएगी, वोकैब को कैसे तैयार करोगे, ये सारे एस्पेक्ट मैं आपके साथ आज कवर करने जा रहा हूं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यही वीडियो आपका एग्जाम क्रैक कराएगी। दोस्तों इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप तब किया गया था जब इंग्लिश को मैथ्स बना दिया गया था। जी हाँ, इंग्लिश को मैथ्स इस तरह से बना दिया गया कि इंग्लिश में भी रूल्स और रूल्स की ऐसी बाढ़, ऐसी बारिश आई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रूल्स बता दिए गए, इतने सारे रूल्स बता दिए गए कि बच्चे को, सीखने वाले को ऐसा लगने लगा कि ये इंग्लिश नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स हो गई। जबकि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें इतने सारे रूल्स किसने लिख दिए, ये रूल्स कहां से आ गए? मैं आपको बताऊं, जहां तक रूल्स का सवाल है तो आपको ना रूल्स को रटने की कभी जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं वो सब लॉजिकल हैं। अब जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, अपने किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं जिसमें ग्रामर पूछी जाएगी, अगर उसके रूल्स को मैं रटने बैठ जाऊं तो मुझसे क्रैक नहीं होने वाला है। अरे मैथ्स नहीं पढ़ पाते, मैथ्स इतनी हार्ड लगती है, फिर इंग्लिश के रूल्स अलग से आ गए हैं, तो इतने फॉर्मूले, इतने रूल्स कहां से याद कर पाएंगे हम? तो हमें करना क्या है, मैं बताता हूं आज सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो मेरी बात, बिल्कुल एकदम चिलैक्स हो जाओ, माइंड को रिलैक्स करो और फिर मेरी बात सुनो, ठीक है बच्चों? सबसे पहली बात, जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करो ना तो इसे दो भागों में डिवाइड करो कि जब भी मैं अपने इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो इसे ना दो भागों में बांटा जाएगा। कैसे? एक को तो बोलो ग्रामर, एक क्या है, एक तो है आपका व्याकरण, और दूसरा क्या है, दूसरे को मैंने डिवाइड किया है, बांट दिया है वोकैबुलरी में। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया गया मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो पार्ट है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसका इससे ना बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ये स्टैटिक है, यानी ये कभी बदलता नहीं है, ये एक अलग ही फील्ड है। अभी मैं इस पे ही बात करूंगा कि वोकैब में क्या क्या करना है, तो आपको भी अपने माइंड को इसी तरह से क्या करना है, मेकअप करना है। मैं आपका माइंड आज बदलने वाला हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपका माइंड सेट चेंज होने वाला है। क्या इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा हूं, महीना भर रह गया एग्जाम में, सीयूईटी का तो एग्जाम एक महीने बाद ही है, एसएससी का भी आ रहा है, बैंक एनडीए सबके। ध्यान से सुनो, आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, इस अप्रोच से चलो। क्या अपनी इंग्लिश को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने, एक तो मेरी हुई ग्रामर, टिपिकल ग्रामर हो गई, दूसरा क्या हुआ, एक होगी वोकैबुलरी। अब ग्रामर में क्या क्या कवर है, कहां से शुरू करना है वो समझेंगे, वोकैबुलरी में क्या क्या है वो समझेंगे, लेकिन ग्रामर में तो सर रूल्स होते हैं, रूल्स, हाँ सर बहुत सारे रूल्स रटने पड़ते हैं ग्रामर में, हमें बचपन से यही सिखाया जा रहा है और अब मैं कोचिंग भी कर रहा हूं, मेरे कोचिंग वाले सर भी यही बोलते हैं कि ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, एरर डिटेक्शन के रूल्स, टेंसेस के रूल्स, 12, 24, 36, 48, पता नहीं कितने कितने रूल्स होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है ना कि ग्रामर के रूल्स होते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, रूल्स नहीं है। एक्चुअली मैंने खुद लॉ किया हुआ है, ऐसे ही मैंने कॉर्पोरेट के टैक्सेस के भी लॉ की मुझे काफी जानकारी है। तो हमसे क्या कहा जाता था पता है, हमें बताया जाता था कि लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अगर कोई किसी का मर्डर कर देता और उसके खिलाफ कोई रूल ही ना होता, कोई लॉ ही ना होता, तो सब किसी को भी मार देते। कहीं भी घर में चोरी हो जाती है ना, कोई कहीं भी चोरी करता, डकैती मारता, तो रूल्स की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना ऐसे मौके आए, ऐसी सिचुएशन बनी जहां हमें रूल बनाने की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि मेट्रो के अंदर सब लोग रील्स बना रहे हैं, नाच रहे मेट्रो में अब मेट्रो में नाच रहे, डांस हो रहा है, मेट्रो ने, डीएमआरसी ने सोचा चलो कुछ नहीं कहते, नाचने दो, खुश हैं बच्चे हैं, क्यों खुश होने दो उन्हें, लेकिन वो नाचना बंद ही नहीं हो रहा है। अब नाचे जा रहे हैं। अब कुछ दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहता तो कुछ दिनों में क्या हो जाता है, एक साउंड सिस्टम भी लग जाता, वहां पे म्यूजिक भी प्ले होने लगता और मेट्रो ना हो जाती, वो अपने आप में एक डिस्को बन जाता है ना। इसलिए फिर डीएमआरसी ने बैन कर दिया, उन्होंने कहा अब आप मेट्रो में नहीं नाचोगे। तो क्या ये रूल बनाया या ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही बिना दिमाग के बना डाला? नहीं, इसके पीछे एक कहानी थी, लॉजिक था। वही लॉजिक आपके इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के पीछे भी है। वो लॉजिक सर हमें कोई बताता तो है नहीं, कोई ऐसी किताब भी नहीं है। वही हमारी सबसे बड़ी आज तक की प्रॉब्लम ही पता है क्या है, कि इंग्लिश का ना हवा क्रिएट कर दिया कि रूल है, रटो टेंस रटो। अरे क्यों रटना है भाई? रटना नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है।
मैं आपको जो भी बातें बताता हूं, जहां तक ग्रामर का सवाल है, सारी चीजों को मैं लॉजिकल तरीके से बताता हूं। अच्छा, सब लोग ये लॉजिक बताते क्यों नहीं सर? ये रूल्स की बात होती क्यों नहीं? कि रूल्स बने कैसे? वो इसलिए नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो टीचर को पढ़ा रहे उन्हें पढ़ाने से मतलब है, वो अपना उधर लगे, उनका माइंड उधर है। बच्चे पढ़ने से मतलब एग्जाम निकाला वो भी भाग गए। किसी को इतना टाइम ही नहीं है सोचने का, है ना। अब हम ठहरे, हमें आपसे है प्यार, इसलिए मैं सोचता रहता हूं। आपसे प्यार है ना, आपको चीज आसान करके देनी है, तो उस प्यार का नतीजा होता है ना, प्यार की ताकत तो सबसे ज्यादा होती है ना। जहां प्यार होता है तो प्यार की ताकत ना आपसे हर काम करा देती है। तो मोहब्बत हमारी आपकी बढ़ती गई, तो मैं आपके रूल्स के पीछे के लॉजिक जानता गया, ढूंढता फिरता रहा, और फिर मैं आपके सामने वो रूल्स उठा के ले आया कि जिनके पीछे का लॉजिक भी अब आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, ब्रेड एंड बटर एक वर्ड है, ब्रेड एंड बटर। अरे सुबह जो नाश्ते में खाते हैं हम, मक्खन पीस, है ना। अब ये जो वर्ड है ना, ये जो पूरा दो वर्ड है, तरह से ये दो वर्ड है, इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं समटाइम्स। कैसे? जब हमें कहना होता है कि ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट होगा, है दो चीजों के साथ तो सर आर लगता है, आपने इस कैसे लगा दिया? ये तो गलत हो गया ना। नहीं, ये करेक्ट है। समझो ना, चीजों को देखने की कोशिश करो ना। ब्रेड एंड बटर कैसे हैं? आपस में हमेशा एक साथ जुड़े हुए हैं। जब किसी को किससे प्यार हो जाता है तो वो जो दो लोग होते हैं वो आपस में एक ही हो जाते हैं ना, उन्हें आप अलग अलग कंसीडर करते हो तो उनको बुरा लग जाता है। लैला मजनू एक साथ मुंह से निकल रहा ना, लैला मजनू, ये इस तरह से होता है कि दो शरीर होते हैं, आत्मा एक होती है। ऐसी बात हो जाती है जब कोई प्यार में होता है ना। ऐसे ब्रेड एंड बटर एक दूसरे के प्यार में तो पड़े हुए हैं। आप इनको अलग करने का पाप मत करो, इन्हें अलग मत समझो। तो हमें ग्रामर के रूल ने क्या कहा? हमसे कहा जब ये एक जैसे नजर आ रहे हैं, तुम्हें पता है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, अधूरे हैं ये, तो इनको तुम अलग काउंट कैसे कर रहे हो? तुम इन्हें दो मत मानो, तुम इन्हें क्या मानो? एक मानो, इस लगा दो और इनके प्यार का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन टीचर आए हमारे, उन्होंने कहा रूल है ये, रूल थोड़ी है ये, उनका प्यारा सा रिश्ता है जिसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, सीजर्स होता है, सीजर्स किसको बोलते हैं? कैंची को। हमेशा प्लूरली काउंट होता है, सीजर्स का सिंगुलर सीजर नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर रूल है, रट के जाओ, एग्जाम में भी रट के जाओ। क्यों रट के जाऊं मैं? मुझे पता है ना उस वर्ड का की बनावट कैसे हुई है। सीजर्स का मतलब क्या होता है? ये पहले लैटिन वर्ड था, फिर फ्रेंच में आया और 15th सेंचुरी में ये इंग्लिश में शामिल किया गया। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो काटने के लिए होता है। तो सीजर्स का मतलब ही दो ऐसे पेयर जो आपस में एक दूसरे को कट करें। वो अपने आप में ही क्या है? एक होता है क्या? एक ऐसे एक ब्लेड होता है, नहीं दो ब्लेड होते हैं ना, वो पहले से ही दो ब्लेड है ना, तो उसको हम सिंगुलर क्यों मान लेंगे? हम उसे प्लूरल ही कंसीडर करेंगे, है ना। तो क्या कोई रूल था? नहीं, ये तो जनरल सी बात थी, कॉमन सी बात थी। तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चों कि हमेशा इस दुनिया में जो भी कानून बनता है, जो भी रूल या लॉ बनाया जाता है, उसके पीछे की ना कोई कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक लॉजिक होता है। उसके बाद ही वो रूल, वो लॉ ड्राफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक के रूल्स होते हैं ना। ट्रैफिक का रूल कहता है कि भाई हेलमेट ओढ़ना है, सबको हेलमेट ओढ़ना है। अब मैं बता दूं, अगर ये रूल ना हो ना, जितने भी तुम लड़के हो ना, लड़के तो कभी हेलमेट नहीं लगाने वाले। भाई मैं भी नहीं लगाता हूं, बाल खराब होते हैं, भाई स्टाइल खराब होता है, लगाना चाहिए, लेकिन पता नहीं लगाते ना, नहीं लगाते। सबसे ज्यादा चलानी सी बात पे होता है। तो इस तरह के ना सब रूल्स बनाए गए हैं। ऐसे भाई लड़कियां भी ड्राइव करती है, स्कूटियां चलाती है ना, स्कूटी, अगर उनको लाइसेंस की अनुमति ना हो, कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट लड़कियां करेंगी। भाई बड़ा मजा आता हूं ना, ऐसे तेजी से स्पीड में निकाल के लेके जाती है गाड़ी, कार, है ना। सो बच्चों, कहने का मेरा मतलब क्या है? जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब यह है कि जितने भी रूल्स होते हैं ना, उनके पीछे का कोई लॉजिक होता है। ऐसे इंग्लिश ग्रामर में भी आपको ना लॉजिक के साथ सीखने समझने की जरूरत है। सर ये लॉजिक कौन समझाएगा, कौन बताएगा हमें रूल? सर मैं हूं ना, दुआ किया करो मेरे लिए कि मेरे अच्छे स्वास्थ्य की दुआ किया करो, दुआ करो सर हमारे सर ना बहुत खुश रहे, क्योंकि फिर मैं आपके लिए मेहनत करूं, आपका काम आसान करूं। ठीक है, आज चलो मैंने ना आपका तरीका बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। मैं ना आपके लिए निकाल के लेके आया हूं कैसे जीरो से अगर आपको ग्रामर की प्रिपरेशन करनी है अपने सीयूईटी के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, एनडी के लिए, कैट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि ग्रामर बदलती नहीं है, ग्रामर नहीं बदलती। अब पता है हवा इतना क्रिएट किया जाता है क्योंकि आपसे मोटी मोटी फीस लेनी होती है ना, इसलिए हवा क्रिएट कर देते हैं कि बहुत मुश्किल है ये, जबकि बहुत आसान है, बहुत आसान है। पता है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती। मैथ्स के लिए जरूरत होती है, फिजिक्स के लिए जरूरत होती है, बायोलॉजी के लिए जरूरत होती है, केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट है जिनको ना आप किताब से ऐसे पढ़ के समझ नहीं सकते कि भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या है, नहीं समझ आएगी। लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि भाई फॉर एग्जांपल कि टेंस ना, टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब के साथ एस जुड़ जाता है, लिखा हुआ है ना, वही आपने पढ़ लिया, उसके लिए टीचर की जरूरत थोड़ी है। हाँ, एक गाइड करने वाला मेरे जैसा कोई इंसान आपके लिए है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, इतना काफी है। आओ चलो बात करते हैं कि ग्रामर पोर्शन में क्या क्या मैंने आपके लिए कवर किया है। तो याद रखना बच्चों, क्या याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो सीयूईटी के लिए, बैंकिंग के लिए, एनडीए के लिए, एसएससी के लिए, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? तो दो पार्ट में इसको बांट लेना।
पहला एक तो ग्रामर पोर्शन, दूसरा वोकैब का पोर्शन, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी अलग हैं, ठीक है। इनका आपस में कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। चलो आओ, सबसे पहले देखना सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है? सेंटेंस फॉर्मेशन से। सेंटेंस बनता कैसे है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपस में जब जुड़ जाती हैं तो एक सेंटेंस बनता है। उसमें सेंस का होना भी जरूरी होता है। इस तरह की बात है कि एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता कैसे है। उसके बाद टेंसेस पढ़ना, टेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, कैसे टेंसेस के रूल्स बने हैं। मैंने तो भाई जो आपको टेंस की वीडियो बनाई है उसमें बता रखा है कि टेंस के रूल कैसे बने हुए हैं। YouTube पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो में से एक है, वो एजुकेशनल वीडियो में रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका। तो टेंस वहां से सीख लोगे, बहुत बड़ा पोर्शन है जो मैंने आपके लिए कवर करा रखा है। टेंसेस के बाद आना पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ने क्यों है वो समझो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो गया? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे हो गए आपके, है ना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आ जाते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ना पड़ता है? इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा नाउन से, डायरेक्ट वर्ब से क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, कि उसका रीऑर्डर करो। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कहां पे एडजेक्टिव आना था, कहां पे वर्ब आना था। जब आपको इतनी ही पहचान नहीं है कि वर्ब कौन सा होता है, वर्ड प्रेपोजिशन कौन सा होता है, तो आप ना सही जगह पे सही वर्ड को पुट नहीं कर पाओगे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी रिकग्निशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वर्ड कौन सा कहां रखा जाएगा, कौन सा वर्ड कहां गलत हो जाता है रखना, ये सारी बातें जानने के लिए आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है जिसे कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए आपको? फिर जाओ वॉइस पे। फिर वॉइस पढ़नी होती है। वॉइस का मतलब कि बातों को कहने का तरीका बदल जाता है। एक हम एक्टिव तरीके से बोलते हैं, एक पैसिव तरीके से घुमा के उल्टी बात करके बोलते हैं, तो उसके रूल्स होते हैं कुछ, वही सो कॉल्ड रूल्स आ जाते हैं फिर, जिनके पीछे के पूरे लॉजिक होते हैं। कोई ऐसे रटने की जरूरत है ही नहीं। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, माइंड में ये फिक्स रखो, ठीक है। फिर उसके बाद नरेशन पढ़ना, किसी की बात किसी से कहना चाहिए। सारे टॉपिक्स कौन से? क्या ये सीयूटी का सिलेबस है, क्या ये बैंकिंग का सिलेबस है? मैंने आपको ओवरऑल सिलेबस बता दिया है कि मोटा मोटा हर कंपेटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ना डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल आएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा होता कि प्रेपोजिशन से आएगा या डिटर्मिनर से आएगा। उसमें बोल देते हैं वर्बल एबिलिटी चेक की जाएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन से आ जाएगा, करेक्शन ऑफ एरर ऑफ डिटेक्शन से आ जाएगा करेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से इनडायरेक्टली पूछते हैं, जिसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको सोच देना चाहता हूं, जो अप्रोच आपको देखना चाहता हूं, वो अप्रोच अब आपका आ रहा है ना धीरे धीरे। उसके बाद डिटर्मिनर्स करना। डिटर्मिनर्स वही कि भाई सम का इस्तेमाल कहां होगा, एनी कहां लगेगा, मैनी कहां लगेगा, मच कहां लगेगा। इनके पीछे भी ना जो रूल नहीं है, लॉजिक्स है कि भाई सम हमेशा सम ही थोड़ी लगाएंगे हम, कहीं पे फ्यू भी तो लगाना है। फ्यू लगाने से क्या फर्क पड़ जाता है और अफ्यू लगाने से क्या फर्क पड़ जाता है ना। ये बात एक बार पढ़ लो, समझ लो, हो गया काम, ठीक है। चलो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि सीयूईटी में इतने नहीं आते, लेकिन जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आ जाते हैं, फिर भी आप तैयारी करके जाना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, जंबल वर्ड हो गया, या फिर जिसे कहते हैं पैरा जंबलिंग हो गया कि कौन सा वर्ड कहां आएगा। वो ऐसे जंबल वर्ड हम बचपन में पढ़ते थे ना 10th में, वो वाले हो गए। उसके लिए आपको तमीज आनी चाहिए। तमीज किस चीज की आनी चाहिए? कि कौन सा वर्ड कहां रखा जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें तमीज अगर आती है ना, तो कैसे वो तरीका पता है कि कहां कौन सा वर्ड रखा जाएगा, कहां ऑर्डरिंग होनी चाहिए, तो हम सही कर पाएंगे। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कह लो या रीअरेंजमेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि रीऑर्डरिंग करना, कि सेंटेंस कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा, या रीअरेंजमेंट करना सेंटेंस का। एरर डिटेक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। एरर डिटेक्शन में दुनिया की सारी ग्रामर के रूल्स आ जाते हैं, सो कॉल्ड, कि भाई इसमें कुछ भी गलती हो सकती है, डिटर्मिनर्स की, प्रेपोजिशन की, आर्टिकल की, वर्ब की, नाउन की, प्रोनाउन की, कोई सी भी गलती हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या ये सब पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं बार बार यही अपील कर रहा हूं, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चीजों को समझने की कोशिश करो, रटने से कुछ नहीं होने का है, ठीक है। चलो, और आपसे इन्फिनिटिव एंड जीरंड, अगर कोई बड़े लेवल का एग्जाम है उसमें पूछ ले जाते हैं इन्फिनिटिव एंड जीरंड, एंड देन क्लोज टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने वन बाय वन। तो शुरुआत ऐसे करनी है, साथ के साथ क्या करना है, दूसरा आपका जो मैंने पार्ट डिवाइड किया था वो था हमारा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में क्या करना है सर? वोकैबुलरी में क्या करना है और कब करना है वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। टाइमिंग बताता हूं आपको। तैयारी कैसे करनी है? तैयारी कैसे करनी है आपका मतलब, आपने डे शुरू किया अपना इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का, तो उसमें मान लो आज आपने टेंसेस पढ़े ना, तो आपको वोकैब पार्ट भी साथ के साथ चलाना है। यानी वोकैब पार्ट कैसे चलाना है कि आज 20 वोकैब का टारगेट है कि ये लर्न करनी है, आज मेरा 50 वोकैब का टारगेट है लर्न करनी है,
इसके साथ साथ चलेगा, ग्रामर भी याद करते, ग्रामर भी पढ़ते रहोगे, साथ के साथ वोकैब भी लर्न करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे। रेपिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न एंड एक्सेल योर वोकैबुलरी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चों, तो क्या कहा मैंने ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक साथ चलेंगी। कैसे चलेंगी? कि जो आप ग्रामर कवर करते जाओगे लेकिन वोकैब अलग रखना, वोकैब को साथ साथ पढ़ते चले जाना, इसको एक अलग टॉपिक मत मानना, यह अपने आप में एक अलग सेक्शन है। अब वोकैब में भी सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने, लेकिन सर वोकैब पहले हमें आती नहीं है, कहां से पढ़ें? उसकी टिप्स सुनो, ट्रिक सुनो, बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं वोकैबुलरी को याद करने की, वोकैबुलरी को लर्न करने की सबसे बेस्ट टेक्निक। रिलैक्स होकर आपको यह सोचना है कि आपको माइंड में जितनी वोकैब आती है, फॉर एग्जांपल आपको हैप्पी का मतलब तो सबको पता है ना, सैड का मतलब तो सबको पता है ना, ये सब तो पता है ना, या फिर मैं कहूं साइलेंट का मतलब तो सबको पता है ना, ठीक है, ये सारे वर्ड आपको पता है ना। जितने आपको वर्ड आते हैं उन्हें एक जगह लिख लो, कितने आते होंगे, 200 आते होंगे, 300 आते होंगे, जितने आते हैं एक जगह लिख लो, और फिर बाद में ना गूगल करके ना उनके सिनोनिम्स देखो और लिख लो वो भी। और सिनोनिम्स भी एक मत देखना, 4 to 5 सिनोनिम्स सबके देखना। कर लिया इतना काम? कर लिया। उसके बाद उन्हीं वर्ड का क्या देखना, एंटोनिम्स देख लो, उनके अपोजिट वर्ड देख लो, और वो भी 4 से 5 वर्ड वो भी एक जगह लिख लेना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यह होगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास एक अपना खुद का वोकैब बैंक तो पहले तैयार हो चुका है। क्योंकि अगर आपका आसान इजी पेपर आएगा ना तो उसमें इसी तरह की वोकैब आएंगी कि हैप्पी का ऑपोजिट पूछ लेगा, सैड का आपका सिमिलर वर्ड पूछ लेगा। अगर इजी पेपर होगा, इजी लेवल का पेपर होगा, बड़े लेवल का पेपर होगा तो फिर भाई एडवांस वोकैब होगा, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन आपको करना क्या, आपको बेसिक पहले करेक्ट करना है। बेसिक करेक्ट करने के लिए क्या करना है कि जो आपको वर्ड ऑलरेडी आते हैं उनके पहले सिनोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड आपको चेक कर लेने हैं, वो आपको लर्न करने, कर लोगे। उसके बाद जो एडवांस वोकैब है उसकी तरफ अप्रोच करना। अब सर मेरे पेपर में 1 महीना रह गया, कितना टाइम रह गया? ओनली 1 मंथ। मैं अपनी वोकैब कैसे प्रिपेयर करूं? मेरे बच्चों याद रखना, एग्जाम के जितना आप करीब आते जाते हो ना, आपकी लर्निंग और कैचिंग जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अब अगर आप टारगेट रोज के 50 वर्ड्स का भी बनाते हो ना और ये अचीव कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 50 वर्ड डेली आपको लर्न करने हैं। कहां से लर्न करने? जो भी आपको मटेरियल आपके पास है उससे लर्न कर सकते हो, कोई बहुत इसमें अलग रूल नहीं होता। न्यूज़पेपर होता है, डेली बेस पे न्यूज़पेपर देखो, जो भी वर्ड आपको उसमें से नहीं आते उन्हें मार्क करो, एक जगह लिखो, लर्न कर लो। वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लिख लिख कर देखो, जल्दी जल्दी से लिख लिख कर देखो, बोल बोल कर इस्तेमाल करके देखो, और डेली के 50 वर्ड्स तक आप कर सकते हो। मैं आपकी कैपेसिटी बता रहा हूं कि 50 वर्ड एक बच्चा एक दिन में लर्न कर सकता है, कोई बहुत बड़ा इसमें चमत्कार नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर है, 50 से भी अबव जा सकते हो, लेकिन अभी एग्जाम में मान लो 2-3 महीने, तो 10 वर्ड्स पर डे का टारगेट बनाओ, जितना बढ़ा सको उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये करना पड़ेगा मेरे बच्चों, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। मैंने तरीका बता दिया कि वो कैब स्टार्ट कैसे करना है, वो कैब बैंक कैसे बनाना है, ठीक है। वो कैब में भी क्या करोगे आप, वो कैब में भी क्या क्या पढ़ना है आपको, वो कैब वाला जो पार्ट है उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको आने चाहिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये चीज आती है, तो इसलिए कह रहा हूं वो कैब एक अलग सेक्शन है, उसको अलग तरीके से आपको कवर करना ही करना है। क्योंकि सुनो मेरी बात, आपसे अनसीन पैसेज पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, आता है एग्जाम में। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है जिसमें आपसे वो पैसेजेस दिए जाते हैं और आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब आपको वो कैब्स नहीं आते, आपको वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता, तो आप वो क्वेश्चन कैसे समझोगे, वो पैसेज कैसे समझोगे, ठीक है। इसलिए वो कैब का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो ये जरूर करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसका क्या तरीका है, जितने आसान तरीके से आप इसकी मिमिक्री करके, मजाक करके, हंसी मजाक करके, उल्टा सीधा किसी अपने दोस्त का नाम रख लो। अगर किसी को आपको बोलना है कि भाई कंजूस बोलना है, तो कंजूस, माइजर कंजूस होता है ना, तो उस वर्ड को आप अपने दोस्त के नाम से ऐड कर लो। इस तरीके से मजाक करते हुए, हंसते खेलते हुए आपको इसको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, इन सब के लिए ना मैं अलग से भी कुछ आपको अभी बताने वाला हूं, पूरा आपको ग्रामर कवर कराने से रिलेटेड, ठीक है। अभी होल्ड ऑन। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी हंसी मजाक करते हुए, जितना आप हंसते हुए, खेलते हुए, मजाक उड़ाते हुए पढ़ोगे ना, चिड़ बनाते हुए, अपने दोस्तों की चिड़ बना दो, अपने रिलेटिव के बारे में बोल दो, है ना, मच कराए लिटिल वूल, अपने भैया को बोल दो यू आर मच कराए लिटिल वूल, ऐसे ऐसे बोलने की कोशिश करो, ठीक है।
क्या मजाक, मतलब इसको इज्जत ही मत दो यार, बिल्कुल इज्जत देने की जरूरत नहीं है इनको वोकैब को। किसी को भी बोलो कुछ भी, किसी की तारीफ करनी है, किसी को तारीफ करनी है तो मतलब एलिगेंट बोलना है तो बोल दो ना, बोल दो अपनी किसी फ्रेंड को यार यू आर लुकिंग एलिगेंट, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, है ना, वो भी खुश हो जाएगी, तुम भी खुश हो जाओगे, एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है, सबका भला हो जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स भी आपको इसी में कवर करने, फ्रेजल वर्ब्स भी लर्न करने, ठीक है, वोकैब में आता है। स्पेलिंग रूल्स जो कि बैंकिंग के एग्जाम में खासतौर से आते हैं, बड़े एग्जाम में आते हैं, स्पेलिंग के रूल्स लर्न करने, ये लास्ट की पार्ट की बात है, मेनली ये कवर करना है। तो बच्चों याद रखना, हम क्या मिक्सअप कर देते हैं कि हम वोकैब को भी ज्यादा वेटेज नहीं देते, जबकि वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपका वोकैब का पूरा सेक्शन जो आपको कवर करना है, और ये आपके ग्रामर का सेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि एक अप्रोच जो मैं देना चाह रहा हूं आपको, वो मैं दे के जा रहा हूं। अब आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट विद द मोस्ट एडवांस क्वालिटी, आई वुड से हाईएस्ट क्वालिटी, अगर मैं आपको चाहते हो कि मैं ये सारा कंटेंट दूं, तो मुझे चाहिए आपसे सपोर्ट। मैं चाहता हूं अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो अपने सभी ग्रुप्स तक, अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि मुझे पता चले कि मैं अगर इतनी मेहनत करूं, मैं अपनी कोशिश करूंगा, तो मेरी मेहनत वसूल कराओगे, आप तक ये कंटेंट जाएगा। जो बच्चे परेशान हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या फिर ऐसे स्टेट्स हैं जहां इंग्लिश की अभी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं सिखाई जा रही है, उन तक भी वीडियो पहुंचे, उनके जो हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो रहे वो रुके। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाओ, कमेंट करो, मैक्सिमम कमेंट मैं चाहता हूं आप मुझसे करो कि यस सर, यस लिख के मुझे बताओ कि आप चाहते हो कि सारा कंटेंट मैं आपके एग्जाम की, कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कराऊं, और वो भी ऐसी तैयारी कि अगर 100 बच्चे इसको देख रहे हैं तो 100 के 100 पास हो, अगर 1 लाख बच्चे देख रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे देख रहे हैं, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ बच्चे इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स लाए, पूरे लाए। मैं इस नियत के साथ तैयारी करने के लिए मैं तैयार हूं। आप मुझे बताओ कि आप तैयार हो क्या सपोर्ट करने के लिए? क्या हमारी पूरी टीम को आप साथ देने के लिए तैयार हो कि नहीं? मुझे जरूर बताओ। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दिखाते रहो। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, लगे रहो यार, और घबराओ मत। याद रखना ये इंग्लिश है, इसमें रूल नहीं चलते, ये मैथ्स नहीं है।